नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम क्लियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमारा रेलवे क्रैश कोर्स ग्रुप डी का डेली चल रहा है, तो हमारी जो रेगुलर वीडियो चल रही हैं उसमें आज हमारा पार्ट 3 है। और क्लास अगर देखी जाए तो हमारी क्लास चौथी है, क्योंकि पहली क्लास में हमारी इंट्रोडक्शन क्लास हुई थी। तो आइए आज हम पढ़ते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 3। तो कल हमने दोस्तों ए का मान निकालना सीखा था कि अगर अनुपात और समानुपात दोनों दिया हो तो उसमें ए का मान हम कैसे करके निकालते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम एक चतुर्थानुपाती निकाल के देखते हैं कि चतुर्थानुपाती कैसे निकाला जाता है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया होगा 20, 25 और 120, इस तरह से दिया होता है और इसमें पूछता है कि इसका चतुर्थानुपाती बताइए। इसका चतुर्थानुपाती बताओ। तो दोस्तों हम क्या करेंगे इसमें कि जब भी चतुर्थानुपाती निकालने के लिए पूछे तो हम यहाँ से 20, 25 और यहाँ पे हम इसको तो दोस्तों अनुपात में लिख लेंगे और यहाँ पे समानुपात का चिन्ह लगा करके इसे इधर लिख लेंगे 120 को। अब यहाँ पे हम इसको x भी मान सकते हैं या a मान सकते हैं, आप जो भी मानना चाहें उसको मान सकते हैं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इसमें इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसमें इसकी मल्टीप्लाई, यानी बाह्य पदों का गुणा कर लेंगे और अंत्य पदों का भी गुणा कर लेंगे। तो फिर यहाँ से जब इसकी मल्टीप्लाई होगी दोस्तों तो हो जाएगा 20x एजिकल टू, ये हमारा हो जाएगा 25 इंटू 120। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे यहाँ से, अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी x बराबर हमारा हो जाएगा 25 इंटू 120 इंटू 120 अपॉन, ये हमारा 20 इधर भाग में आ जाएगा, जब इधर से ये आएगा तो इधर भाग में आ जाएगा। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको काट लेंगे, यानी 20 से इसको काट लेंगे, 20 से इसको 6 बार कट जाएगा, क्योंकि 26 जा होता है 120। तो दोस्तों हमारे आ गया 25 6 जा यानी 150। ये हमारी x की वैल्यू निकल करके आ गई है, यानी हमारा जो चतुर्थानुपाती निकल के आया है वो आया है 150। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। हम अगला क्वेश्चन लेते हैं तृतीयानुपाती का, कि तृतीयानुपाती कैसे निकाला जाता है। चतुर्थानुपाती में क्या होता था, बाह्य पदों का गुणा बराबर अंत्य पदों का गुणा। ऐसे करके हम इसको निकाल लेते हैं। आइए तृतीयानुपाती की तरफ चलते हैं हम लोग, कि तृतीयानुपाती कैसे निकालते हैं। दोस्तों तृतीयानुपाती निकालने के लिए हमें सबसे पहले, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ होगा कि 20, 80 इसका तृतीयानुपाती बताइए। तृतीयानुपाती। तो दोस्तों इसका तृतीयानुपाती हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये वाली जो संख्या दी हुई है ये इसके कितने गुना है। तो दोस्तों ये हमारी, हम अगर यहाँ से देखें तो ये 20 चौक 80, यानी कि इसका 4 गुना है। ये 20 का 4 टाइम्स है 80। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसी श्रेणी में इसको इसी सीरीज में लेके चलेंगे आगे। जैसे 20, 80, तो दोस्तों ये इससे 4 टाइम्स है। तो जो अगली जो तृतीय अनुपाती जो भी आएगा वो 80 का भी 4 टाइम्स होगा, यानी कि वो हमारा होगा 8 4 जा 32, यानी 320। तो इस तरह से दोस्तों हम तृतीय अनुपाती निकाल लेते हैं। आइए अगर आपको समझ ना आया हो तो हम एक और उदाहरण लेके देखते हैं। जैसे दोस्तों आ जाता है कि 4 और 16, इसका तृतीयानुपाती निकालने को आ जाता है दोस्तों। तो हम उसी तरीके से निकालेंगे जिससे हमने वही पिछला वाला निकाला था। तो दोस्तों फिर हम इसको देखेंगे कि 4 इंटू 16, ये 16 जो है इससे कितने टाइम्स ज़्यादा है, यानी 4 टाइम्स। तो दोस्तों अगर ये 4 टाइम्स ज़्यादा है तो इससे अगली वाला जो अनुपात आएगा वो भी इससे 4 टाइम्स ज़्यादा, यानी कि 64 होगा। तो कभी कभी इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों एग्जाम में कि तृतीयानुपाती बताइए या फिर चतुर्थानुपाती बताइए।
और कभी कभी यहाँ से आता है मध्यानुपाती निकालने के लिए दोस्तों। तो आइए मध्यानुपाती और देखते हैं कि मध्यानुपाती हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे 4 यानी या फिर ऐसे ले लेते हैं 16 और 144 का मध्यानुपाती बताओ। तो इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे, मध्यानुपाती निकालने के लिए सबसे पहले आपको इनका स्क्वायर रूट निकाल लेना है। जैसे यहाँ पे 16 दिया हुआ है तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। स्क्वायर रूट दोस्तों मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले भी, क्योंकि पहले मैंने आपको स्क्वायर रूट पढ़ाए हैं हमारी। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप हमारी पिछली वीडियो पे जाकर के देख सकते हैं स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। तो आइए, अगर हम 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे दोस्तों तो ये हमारा 4 आ जाएगा, और अगर हम 144 का निकालेंगे तो ये हमारा 12 आ जाएगा दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 12 4 जा 48। तो हमारा इसका दोस्तों मध्यानुपाती निकल के आ जाएगा 48। तो इस तरह से मध्यानुपाती निकाल लेते हैं। आइए एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे तो आइए दोस्तों, हम अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन है 144, 121 का मध्यानुपाती बताइए। तो दोस्तों अभी हमने पीछे क्वेश्चन में निकाला था मध्यानुपाती कैसे निकाला जाता है। तो आइए इसमें भी हम क्या करेंगे, इनका रूट निकाल लेंगे, यानी 144। तो दोस्तों इसका रूट निकालेंगे और मल्टीप्लाई इसका भी स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो अब जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे दोस्तों तो ये 144 का आ जाएगा 12, और इसका आ जाएगा निकल करके 11। तो स्क्वायर रूट आपको तो निकालना आता ही होगा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। या तो आप इसको वर्गमूल विधि से निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि से, या पर आप इसको भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल होता है निकालना। तो जब इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 132, यानी 11 दूनी 22 हासिल 2, और 11 एकन 11 और 2 13। तो इस तरह से दोस्तों हम मध्यानुपाती निकाल लेते हैं। अब आइए देखते हैं कि अगर कोई भी संख्या फ्रैक्शन में दी हुई हो तो उसका हम मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों 4/16, 25/9, इसका मध्यानुपाती अगर हमें निकालना है तो हम दोस्तों क्या करेंगे, वही विधि करेंगे जिस विधि से हमने पीछे किया था, यानी 4/16 को हम इसमें रख लेंगे स्क्वायर रूट में, और वैसे ही 25/9 को भी स्क्वायर रूट में रख लेंगे दोस्तों, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, और 16 का होता है 4 मल्टीप्लाई, यहाँ से 5 का होता है 25 दोस्तों 5 का होता है, और 9 3 का होता है। तो अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 2 5 जा 10 और 4 3 जा 12। अब दोस्तों इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी अब इसको ऐसी संख्या से काटना है जिससे इसका अंश भी कट जाए और इसका हर भी कट जाए। तो 2 से कट जाएगा दोस्तों, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों 5/6। इस तरह से हम मध्यानुपाती निकालते हैं। चतुर्थानुपाती दोस्तों अभी हमने सीखा था, तृतीयानुपाती अभी हमने निकालना सीखा था, मध्यानुपाती सीखा था। और अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि आगे और इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। तो आइए, तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन बनता है जैसे 7200 की राशि को ए और बी में 4:5 के अनुपात में बांटा गया, तो
बी का भाग बताइए या फिर बताओ। दोस्तों 7200 रुपये की राशि है, उसको 5 रेशियो यानी 4:5 के रेशियो में बांटना है दोनों में। तो हम किस तरह से इनको बांटेंगे, और जब बांटेंगे तो बी के हिस्से में, तो बी का, तो दोस्तों बी का भाग बताना यानी कि बी के हिस्से में कितनी राशि आएगी। तो आइए देखते हैं हम। जैसे 4:5, दोस्तों अगर हम मान लेते हैं कि वो राशि 9 रुपये अगर होती, यानी 5 और 4 9, अगर वो राशि 9 रुपये रही होती तो हम उसमें से, ये दोस्तों यहाँ पे ए और बी लिख लेते हैं। अगर हमारी राशि 9 रुपये रही होती तो उसमें से हम क्या करते, 4 रुपये तो ए को दे देते और 5 रुपये बी को दे देते, और हमारा जो बंटवारा था वो हो जाता। लेकिन यहाँ पे हमारी राशि जो है वो 9 रुपये नहीं है, वो हमारी राशि दी हुई है 7200 रुपये। तो दोस्तों जो कि इसका कितने टाइम्स है, 800 टाइम्स दिया हुआ है। दोस्तों ये कैसे निकालेंगे, इसकी इसमें 9 की, इसमें 9 से इसको डिवाइड कर देंगे, यानी 9 8 जा 72। तो आगे 2 जीरो हो तो दोस्तों हमने यहाँ पे डबल जीरो लगा दिया है। तो इस तरह से हमें पता लग गया कि ये राशि जो है हमारी 9 ना होकर के 7200, जो कि इसका 800 गुना गुना है। तो इसी तरह से बी की राशि भी 5 रुपये ना होकर के इससे 800 गुना, यानी कि 4000 रुपये हो जाएगी दोस्तों। और एक ही राशि अगर क्वेश्चन में पूछता है तो ये भी इसका 800 टाइम्स, यानी कि 3200 रुपये हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों हम इस राशि को डिवाइड कर देते हैं। आपको ना समझ में आया तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि 7200 रुपये की राशि को 4:5 के अनुपात में बांटा गया, यानी 4:5 में हमने ए और बी को बांट दिया गया। अगर राशि 9 रुपये रही होती तब तो कोई बात नहीं थी, क्योंकि 4 रुपये इसको मिल जाते ए को और 5 रुपये बी को मिल जाते। लेकिन हुआ क्या कि राशि 9 रुपये ना होकर के 7200 रुपये थी, जो कि इसका 800 टाइम्स है। तो दोस्तों जब ये 800 टाइम्स है तो ये राशि बी की जो है वो भी 5 ना होकर के इससे 800 टाइम्स ज़्यादा, यानी कि 4000 रुपये हो जाएगी। और एक ही राशि भी 4 ना होकर के इससे 800 गुना ज़्यादा, यानी कि 3200 रुपये हो जाएगी दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको हमारा ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आइए अब हम और एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं, एक और उदाहरण लेकर के। जैसे 36,000 रुपये की राशि को 36,000 रुपये की राशि को पी क्यू आर में 2:3:4 के अनुपात में बांटा गया है तो क्यू पी को कितनी राशि मिली, कितनी राशि प्राप्त हुई। दोस्तों ये भी क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। तो हम इसमें कैसे निकालते हैं दोस्तों, देखिए कि ये हमारा जो रेशियो दिया हुआ है पी क्यू आर का, पी क्यू और आर का हमारा जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2:3:4, यानी 2:3:4। तो दोस्तों हम इसको जोड़ करके देखते हैं, यानी 4 और 3 7, 7 और 2 9। अगर राशि 9 रुपये रही होती तो हम उस 9 रुपये को इस तरह से डिवाइड कर देते कि पी को 2 रुपये दे देते, क्यू को 3 रुपये दे देते और आर को 4 रुपये दे देते, और बात हमारी यहीं पे ख़त्म हो जाती। लेकिन दोस्तों हुआ क्या कि राशि 9 रुपये नहीं है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि राशि हमारी 36,000 रुपये है। तो अगर हमारी राशि 36,000 रुपये है, यानी कि 9 ना होकर के
36,000 है, जो कि इससे 4,000 गुना ज़्यादा है दोस्तों, 4,000 गुना ज़्यादा है इससे। तो ये अब इसमें क्या पूछा गया दोस्तों, पी की राशि पूछ गई है कि पी को कितनी राशि प्राप्त हुई। तो ये भी, इसको भी 2 रुपये ना मिल करके इससे 4,000 गुना ज़्यादा, यानी कि 8,000। तो एक ही राशि यहाँ पे दोस्तों पी की राशि निकल करके आ गई, यानी पी को जो राशि प्राप्त हुई वो 8,000 प्राप्त हुई। और अगर दोस्तों इसी क्वेश्चन में पूछता कि आर को कितनी राशि प्राप्त हुई, तो हम क्या करते, तो आर को भी 4 रुपये ना मिल करके इससे 4,000 गुना ज़्यादा, यानी कि 16,000, 16,000 रुपये मिलते। और अगर इसमें दिया हुआ होता कि क्यू की भी राशि ज्ञात कीजिए कि क्यू को कितना भाग मिला, तो फिर हम इसमें भी क्या करेंगे दोस्तों, इसमें भी 4,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारा निकल के आ जाएगा 12,000। तो इस तरह से दोस्तों अगर हम इनको जोड़ के देखेंगे तो हमारा 36,000 ही आएगा। देखो 12 और 8 20, 20 और 16 36, यानी कि 36,000 की राशि को हमने इस तरह से बांट दिया, जैसे वो कह रहा था कि 2:3:4 में डिवाइड करने के लिए जैसे उसने बोला था, हमने इसको डिवाइड किया है और हमारा ये आंसर निकल के आ गया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और आइए और भी ऐसे ही क्वेश्चन करके देखते हैं हम। तो दोस्तों आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसे एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात, यहाँ पर यहाँ तीनों लिख लीजिए दोस्तों, तीनों कोणों का अनुपात दोस्तों, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 3:7:8 दिया है, दिया हो तो सबसे बड़े कोण की माप बताओ। अगर दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन दिया होता है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 3:7:8 दिया है, तो सबसे बड़े कोण की माप बताइए। तो इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग 180 अंश होता है। ये आपने पहले पढ़ा होगा, 6th क्लास में ही पढ़ा होगा, 7th में ही पढ़ा होगा। ये चीज़ें बेसिक हैं, ये तो आप सभी को वैसे भी आती होंगी। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग 3, यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है 3:7:8। तो अगर दोस्तों हम यहाँ पे देखें इसको, तो 8 और 7 15, 15 और 3 18, यानी कि ये आ गया 18 हमारा। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि उनके जो अगर हम तीनों का ऐड कर रहे हैं इसमें रेशियो का, तो 18 ही बैठ रहा है, जबकि तीनों अंत कोणों का जब हम जोड़ करते हैं तो 180 अंश होता है, यानी कि इससे 10 गुना ज़्यादा, 18 से 10 गुना ज़्यादा है ना दोस्तों 180। तो क्या होगा कि हमारा जो सबसे बड़ा कोण होगा, ये कह रहा है सबसे बड़े कोण की माप बताइए। तो दोस्तों सबसे बड़ा कोण इसमें कौन सा होगा, 3 7 8 में कौन सी वैल्यू बढ़ी है दोस्तों, इसमें 8 बढ़ी है ना। तो ये भी इसमें 10 टाइम्स ज़्यादा, 8 ना होकर के 10 टाइम्स ज़्यादा, यानी कि 80 हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से हमारे सबसे बड़े कोण की माप यहाँ पे हमारी निकल करके आ गई है। और अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लेता वो कि सबसे छोटे कोण की माप बताइए दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, तो हम इसमें 3 में 10 से मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि अगर ये 10 टाइम्स है तो ये भी 10 टाइम्स होगा, ये भी 10 टाइम्स होगा और ये भी 10 टाइम्स होगा दोस्तों। तो यहाँ पे 3 ढाई 30 हो जाएगा ये, यानी कि सबसे छोटे कोण की माप दोस्तों हमारी 30 आ गई है, यानी 30 अंश। तो इस तरह से हम क्वेश्चन ज्ञात करते हैं दोस्तों। तो आइए अब हम आगे और भी एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे ऐसे दोस्तों कि किसी राशि को किसी किसी राशि को
ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया, इस प्रकार बांटा गया, यानी किसी राशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि उनका अनुपात उनका अनुपात 7:9:11, यानी उनका जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 7, 9 और 11। तो यदि उनका अनुपात 7:11 है, यदि ए और सी का योग, यदि ए और सी का योग 5400 है, 5400 रुपये है, तो बी की राशि बताइए, बी की राशि बताओ। दोस्तों क्वेश्चन हमारा, किसी राशि को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि उनका अनुपात 7:9:11 है, यदि ए और सी का योग 5400 रुपये है तो बी की राशि बताइए। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे कि 5400 रुपये में, यानी इसका पहले रेशियो निकाल लेंगे, यानी ए बी और सी का जो हमारा रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 7:9:11, यानी कि 9 और 7 16। पहले देखते हैं दोस्तों किसका दिया हुआ, ए और सी का योग, यानी ए और सी। दोस्तों आपको ध्यान से देखना है, ए और सी का योग दिया हुआ है, ना कि बी का। तो ए और सी का योग अगर हम करेंगे यहाँ पे तो 11 और 7 कितना हो जाएगा, 18। जबकि क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि योग 18 नहीं है, कितना है, 5400 है, यानी कि 5400 इससे कितना गुना ज़्यादा दोस्तों है, 300 गुना ज़्यादा। तो क्वेश्चन में हमारे में पूछा गया है कि बी की राशि बताइए। तो दोस्तों बी की राशि निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि बी भी नॉर ना हो करके इससे 300 गुना ज़्यादा, यानी कि 2700 हो जाएगा, यानी कि इसकी जो राशि है बी की निकल के आ जाएगी। दोस्तों बी की राशि 2700 रुपये, 2700। तो ये हमारा आ गया आंसर। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये क्वेश्चन भी समझ में आ ही गया होगा। तो आइए और भी हम क्वेश्चन लेके देखते हैं एक दो, तो आपका जो भी अगर आपका कोई डाउट रह गया है वो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आइए, जैसे कि 6300 रुपये की राशि को, 6300 रुपये की राशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है, इस प्रकार बांटा गया है, बांटा गया है कि ए को बी से तिगुनी राशि, कि ए को बी से तिगुनी राशि, यानी कि तिगुनी राशि, एक यानी ए को बी से तिगुनी राशि और बी को सी से, और बी को सी से दोगुनी राशि, दोगुनी राशि प्राप्त हो तो दोस्तों ए का भाग इसमें हमें ज्ञात करना है। तो ए का भाग ज्ञात करो। तो इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे कि ए बी सी की राशियों का अनुपात दिया हुआ है, यानी ए बी और सी।
अब देखिए दोस्तों, इसमें समझने वाली बात है, आपको ध्यान से समझ लेना है कि कैसे होगा ये। कि 6300 की राशि को ए अनुपात बी अनुपात सी में इस प्रकार से बांटा गया है कि ए को बी से तिगुनी राशि, यानी दोस्तों तिगुना का मतलब क्या होता है, ए और सी, यानी ए को बी से, सॉरी, बी से तिगुनी राशि, यानी कि तिगुनी का मतलब होता है दोस्तों, अगर ए को 3 रुपये मिल रहे हैं तो बी को 1, ए को बी से तिगुनी, यानी बी से तिगुनी हो गई ना इसकी, तो ए को 3 और बी को 1। दोस्तों समझ लेना। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। बी से तिगुनी राशि और बी को सी से दोगुनी राशि, यानी बी को सी से दोगुनी राशि, यानी एक सी को अगर 1 मिल रहा है तो बी को हमारे 2 मिल जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों अब यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लेंगे हम, जो हमने आपको पहले भी निकालना बताया है। एक यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे भी 1 बढ़ा देंगे, और 2 यहाँ पे है तो इस 2 को आगे बढ़ा देंगे इस तरह से। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 1 1 जा 1 और 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6। तो हमारा ये अनुपात निकल के आ गया दोस्तों 6 अनुपात 2 अनुपात 1, यानी कि ए और ए बी सी का अनुपात आ गया हमारा, ए बी सी का 6 अनुपात 2 अनुपात 1। तो दोस्तों इसमें दिया हुआ है कि इनकी जो राशि का अनुपात है, अगर हम यहाँ से जोड़ें तो 6 और 2 8 और 1 9, यानी कि 9 बैठ रहा है, जबकि क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हमारा 9 ना होकर के 6300 है, यानी कि इससे 700 गुना ज़्यादा। तो अगर ये राशि हमारी 9 ना होकर के इससे 700 गुना ज़्यादा है, तो दोस्तों इसमें ये ए जो दी हुई है राशि, ए की 6 जो दी हुई है, ये भी 6 ना होकर के इससे 700 गुना ज़्यादा, यानी कि दोस्तों 4200 रुपये हो जाएगी। और ये हमारा आंसर आ गया। अगर आपको हमारे क्वेश्चन समझ में ना आ रहे हो दोस्तों, तो आप एक बार वीडियो और देख लेना, तो जैसे ही जो भी आपके डाउट हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। आइए अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन और लेके देखते हैं दोस्तों इस वीडियो का। तो दोस्तों आइए, जैसे कभी कभी क्या होता है दोस्तों, वैल्यू बट्टे में दी हुई होती है, तो हम उनको कैसे करेंगे। जैसे 7800 रुपये की राशि को 7800 की राशि को 7800 की राशि को ए बी सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात 7800 रुपये की राशि को ए बी सी में 1/2 1/3 1/4 के अनुपात में, यहाँ पे दोस्तों इस तरह से कर लेंगे, अनुपात में बांटा गया है तो दोस्तों इसमें पूछता है कि ए का हिस्सा बताइए। तो ए का हिस्सा बताओ। दोस्तों पूछ सकता है ए का भाग ज्ञात कीजिए, ए को कितनी राशि प्राप्त हुई, या फिर ए का हिस्सा बताइए उसको कितनी राशि प्राप्त हुई। दोस्तों कुछ भी कह सकता है वो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 1/3 और 1/4, इसको दोस्तों रेशियो में लिख लेंगे, यानी कि ए बी और सी। दोस्तों यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में। आप अगर देखोगे, मैं अभी 1-2 वीडियो पीछे कराऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं। इसलिए पहले मैं आपको सभी को, आपका जो इस चैप्टर का बेसिक है उसको क्लियर करा रहा हूँ, और जैसे ही बेसिक क्लियर हो जाएगा फिर मैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम दोस्तों आएगा हमारा, यानी 2 3 और 4 का लासा अगर हम लेंगे, एलसीएम 2 3 4 का, तो दोस्तों वो हमारा आ जाएगा 12, यानी कि 12 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सब में 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जिससे हमारी ये फ्रैक्शन है खत्म हो जाएगी दोस्तों। तो 2 से 6 टाइम्स गया, 3 से 4 टाइम्स चला जाएगा, यानी 3 4 जा 12, और 4 से 3 टाइम्स चला जाएंगे, 4 3 जा 12। तो दोस्तों हमारा अनुपात आ जाएगा, यानी 1 6 6, और 1 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और 1 की 3 में करेंगे तो 3, यानी हम ये हमारा रेशियो आ गया। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि एक, पहले तो अगर हम देखते हैं तीनों की राशि हमारी दी हुई है 7800, यानी अगर यहाँ से हम देखेंगे तो 6 और 4 10, 10 और 3 13, यानी कि राशि तो कुल 13 बैठ रही है, जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि 13 नहीं है, ये 7800 रुपये है। तो ये इससे दोस्तों कितने गुना ज़्यादा है,
600 गुना ज़्यादा, यानी 13 छिंग 78 और डबल जीरो आगे लगा हुआ है तो ये हमने डबल जीरो आगे लगा दिया, यानी इससे 600 गुना ज़्यादा है। तो दोस्तों एक ही राशि भी 6 ना होकर के इससे 600 गुना ज़्यादा यानी कि 3600 रुपये हो जाएगी। तो दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन का आ गया आंसर। अगर सी की राशि पूछता है तो दोस्तों ये भी 3 ना होकर के इससे 600 गुना ज़्यादा यानी कि 1800 रुपये हो जाएगी। और ऐसे अगर बी की पूछता है तो दोस्तों ये भी 400 ना होकर के 4 ना होकर के इससे 600 गुना ज़्यादा यानी कि 2400 रुपये हो जाएगी। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि क्वेश्चनों में किस तरह से तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, मध्यानुपाती और राशियों का बंटवारा अनुपात में अगर दिया हुआ तो उसको हम किस तरह से उन बंटवारा करते हैं उनका। तो मैं आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। तो आप ऐसे ही लगे रहिए क्योंकि एग्ज़ाम बार बार आ रहा है, क्योंकि बार बार नोटिस आ रहा है एग्ज़ाम का। तो मुझे लग रहा है कि जुलाई तक शायद हो ही जाएगा, जब तक आप मेहनत करते रहिए, क्योंकि जितनी आप मेहनत करोगे उतना ही आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। और मैं बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के चल रहा हूँ आपको, जिससे आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए दोस्तों आप मेहनत करते रहिए और बिल्कुल भी इसमें आप ये ना सोचिए कि ये सिर्फ ग्रुप डी के लिए है, क्योंकि मैथ हर एक एग्ज़ाम में आता है। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप एक बार हमारी वीडियो ज़रूर देखें, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप ये ना समझें कि ये सिर्फ ग्रुप डी के लिए ही है, ये हर एक एग्ज़ाम के लिए है, लेकिन इसका जो फोकस है वो ग्रुप डी के लिए, उसी के हिसाब के क्वेश्चन है। अगर आप इसके साथ साथ यूपी पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं या फिर आप यूपी लेखपाल की भी तैयारी कर रहे हैं या जो भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसकी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप मैथ में आपको काफ़ी इम्प्रूव देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। धन्यवाद।